हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कक्षा 7 भूगोल, हमारी बदलती पृथ्वी। तो दोस्तों, इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना क्या थी? जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी होती है। भूपर्पटी के बाद आपका मेंटल आता है और फिर क्रोड, उस सभी के बारे में पढ़ा। अब देखिए, हमारी पृथ्वी जो है ना, वो उसका स्थलमंडल जो है, पृथ्वी देखिए, पृथ्वी की जो भूपर्पटी प्लस मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, जिसको स्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ये मिलकर जो है स्थलमंडल का निर्माण करते हैं, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर जो होता है वो प्लेटों में विभाजित होता है, जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट या स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। दोस्तों, ये स्थलमंडलीय प्लेट जो होती हैं वो प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग गति करती हैं। यानी कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट, स्थलमंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा एक प्रकार से जो धरातलीय ठोस धरातलीय चट्टानें होती हैं ना, उनका पिघला हुआ रूप जो है वो मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा में गति के कारण जो है प्लेटें गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेटों की इस गति के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि पहाड़ का निर्माण आपका, या फिर पुलिन, अलग अलग तरह के टिब्बे वगैरह बनते हैं आपके मरुस्थलीय एरिया में। भी हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो फिर पृथ्वी की धरातल पर परिवर्तन होता है और धरातल का स्वरूप परिवर्तित होता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेट आखिर गति करती क्यों है। तो दोस्तों, प्लेट जो गति करती हैं वो उनके लिए कुछ फोर्सेस जिम्मेदार होते हैं, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन फोर्सों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनके कारण प्लेटों की गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। देखिए, अंतर्जनित बल जो होते हैं वो कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। आकस्मिक मतलब एकदम तेजी से गति उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। और भूकंप एवं ज्वालामुखी की वजह से पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब देखिए, पृथ्वी की गतियाँ जो है वो दो बलों पर डिपेंड करती हैं, अंतर्जनित बल तथा बाहरजनित बल। अंतर्जनित बल में आपके दो प्रकार के आते हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल एक प्रकार से धीमी गति के बल होते हैं, और ये भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन आकस्मिक बल होते हैं। बहिर्जनित बल में अपरदन तथा निक्षेपण। अब देखिए, हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जो होता है दोस्तों, वो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ, राख, गैसें तथा अनेक आपके जो एक प्रकार से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर के यौगिक जो है बाहर निकलते हैं। और इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब प्लेटें गति करती हैं और आपस में जब वो टकरा जाती हैं तो फिर पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकती है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन शुरू होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, यानी कि जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। ये आपका ये वाला एरिया। और फिर देखिए, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं ना, वो एक प्रकार से गति करते हुए जब वो पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो पृथ्वी की सतह पर जो आपका उद्गम केंद्र का निकटतम बिंदु होता है जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र के जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर भूकंप से अधिक हानि होती है, तथा जो भूकंप की तीव्रता है वो अधिकेंद्र से थोड़ी दूर जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, यहाँ तक आते आते धीरे धीरे कम हो जाएगी। भूकंपीय तरंगें देखिए दोस्तों, तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, और एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें या फिर धरातलीय तरंगें इनको बोलते हैं। अभी इनके बारे में हम अगले जो आपके अध्याय हैं या फिर उच्च क्लास जो हैं आपकी, उसमें पढ़ेंगे और डीपली, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, भूकंप जो होता है, भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, भूकंप की हमें भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम कुछ उपाय कर लें तो इससे बचा जा सकता है। स्थानीय लोग देखिए कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से या सांपों का धरातल पर आना भूकंप का संकेत है।
अब देखिए मैं दोस्तों भूकंप के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। भूकंप को जो मापन है वो एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी अथवा सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 से कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक हो वो सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप समझा जाता है। देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ, अब जो प्लेटें गति करती हैं ना तो उसकी वजह से धरातल के स्वरूप में जो परिवर्तन आता है उससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनको देखते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि जो है वो लगातार विघटित होती रहती है, और पृथ्वी की सतह पर जो शैल हैं, शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो शैल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि पृथ्वी के जो परपटी का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ हैं ना, उनके प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, और शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। उन स्थलाकृतियों के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए नदी के कार्य देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या शैल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से नदी जो है वो एक घाटी में गिर रही है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। जब नदी जो है दोस्तों वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील कहते हैं। जैसे कि नदी इस प्रकार से चल रही है और ये इतना इनमें जो है आपका अपर्दन हो जाता है कि एक अलग नदी निर्मित हो जाती है जिसको चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर आने लगती है, फलस्वरूप जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, और ऐसी मिट्टी अथवा पदार्थ जो होते हैं उनको अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान जो है उसका निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो उत्थित तट होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। नदी के आसपास वाले एरिया में जो तट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तटबंध बोलते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। जैसे कि ये मुख्य नदी है और ये समुद्र तक पहुँचते पहुँचते अनेक शाखाओं में विभाजित हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, और प्रत्येक वितरिका जो होती है वो अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है? डेल्टे का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के कार्य देखिए, समुद्र में जो तरंगें उठती हैं ना उनके कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से जो तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे क्या होता है? दरारें विकसित हो जाती हैं शैलों के बीच, और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे कि ये शैलों से टकराती हैं तथा इनके बीच शैलों के बीच दरारें उत्पन्न होंगी और एक प्रकार से ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, जिसको हम समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छती बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। यानी कि ये शैल के आर पार जो है निकल जाती हैं और फिर उनके ऊपर केवल छत बचती है, जिसको क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब बोलते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। स्टैक दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए एक ही शैल है, यहाँ पर एक ही शैल है, और जब नदी ने टकराना स्टार्ट करा तो धीरे धीरे दरार विकसित की। दरार विकसित करने के बाद फिर ये आर पार निकल गई और तटीय मेहराब का निर्माण किया, तथा फिर अपर्दन इतना हुआ कि ऊपर की जो छत थी वो भी अलग हो गई, और ये जो है एक प्रकार से अलग जो दीवारें सी विकसित हो गई हैं उनको हम स्टैक बोलते हैं। ये स्टैक स्थलाकृति का निर्माण होता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं।
अब देखिए हिमनद जो होते हैं ग्लेशियर्स, उनका क्या कार्य होता है। हिमनद अथवा हिमानी जो होती हैं वो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद जो होते हैं वो गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं, गड्ढों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील में परिवर्तित हो जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब पवन के कार्य क्या हो सकते हैं। रेगिस्तान में पवन जो है ना वो अपरदन एवं निक्षेपण का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि छत्रक जो है वो छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। यानी कि छाती की जो आपका छाता होता है उसके समान शैल पाए जाते हैं, इनको हम छत्रक शैल बोलते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार जो होते हैं संकीर्ण एवं शीर्ष क्या होते हैं वो विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं जहां पवन का बहाव रुकता है, तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, बालू टिब्बे। ये जो है वो बालू टिब्बों में परिवर्तित हो रहा है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसको लोएस कहते हैं। जब ये बालू कण एक प्रकार से समतल एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लोएस कहते हैं। देखिए आप ये प्रश्न देख सकते हैं कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। प्लेटें बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है, अपरदन क्या है, बाड़ाकृत मैदान क्या होते हैं, सभी के बारे में पढ़ लिया। आसानी से आप इनके प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो ये सब आप आसानी से कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।